देखेंगे। पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था। जी हाँ, पहला सवाल क्या कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था वह इनमें से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो आपको बताते चले इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा रहा बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था। जी हाँ, प्रश्न फिर से समझिएगा क्योंकि उत्तर जो है प्रश्न में ही छिपे होते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं, यह उचित कथन किनका है। तो यह कथन है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चूँकि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1946 के बाद जब अंतरिम सरकार की गठन हुई 1946 में और 1947 में जब भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता घोषित करने के पश्चात जो सरकार गठित थी 1946 की अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार रही और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये रहे वायसराय के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन उसके बाद जो है जब वो रिज़ाइन किए तो वहाँ से जब वो चले गए भारत से तो सी राजगोपालचारी जो है यह भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद जब अपना संविधान 1950 में लागू हो गया तो भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया और भारत में जो है राष्ट्रपति का पोस्ट जो है राष्ट्रपति के रूप में आया, जो सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है। तो जो ये कथन है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन है किनका, सी राजगोपालचारी जी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालचारी जी जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में जो है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालचारी जी को जाना जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस क्लास के अंत तक बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। सवाल है कि अछूतों के लिए यानी कि ये जो अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक आया था पंचाट, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया और सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट आया था, जिसको मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, उसमें अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, दलितों को अछूत के नाम से जाना जाता था, तो अर्थात ये कह सकते हैं कि अछूतों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी जो है पुणे के यरवदा जेल में थे और जब उनको यह खबर मिली कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भेजा गया है, तो वो जेल में ही, पुणे जेल में ही अनशन शुरू किए और फिर वहीं जेल में उनकी जो है बैठक ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ 1932 में हुई और उसी बैठक को जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1932 में हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके पश्चात जो है महात्मा गांधी जी अपना अनशन तोड़े थे और उसमें जो है ये अलग व्यवस्था की जगह पर जो है एक ही व्यवस्था में दलितों के लिए सीटों को रिजर्व किया गया था, आरक्षित किया गया था। याद रखिएगा, अलग से जो व्यवस्था मैकडोनाल्ड ने लाया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन होगा, उस पर बात नहीं बनी थी, उसको जो है फेल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि हड़प्पा स्थलों में से
निम्न मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने, किस दाने की बात हो रही है? गेहूं की नहीं, बाजरे की बात हो रही है। तो ये बाजरे की दाने जो है यह किस जगह से प्राप्त हुए हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर ढूंढते हैं तो आंसर के रूप में पहला उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि बाजरे के दाने जो है यह गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से। चावल जो है वह कोल्डिहवा से मिला है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सैंधव स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल हैं उनमें से रंगपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर जो है यह मादर नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादर नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। इसका प्रमुख याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर जो जगह स्थित था वह मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। चहुंद्रो है। चहुंद्रो के अलावा जो है कोटडीजी है। ये सब सिंधु नदी के स्थित पर है। हड़प्पा जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये दो प्रमुख नाम के रूप में जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है। उसी प्रकार एक और प्रमुख स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हम एक प्रश्न में आपको विभिन्न प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर इन टॉपिक्स पर प्रश्न आए तो भी आपसे वह नहीं छूटेंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से अस्किनी निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? जी हाँ, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जो ऋग्वैदिक काल में जो नदी प्रवाहित होती थी उनमें से अस्किनी आधुनिक में किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अभी जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी नदी के नाम से जानते थे। किसको? ऑप्शन बी, चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। झेलम को वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? झेलम को वितस्ता नदी के नाम से झेलम को जानते थे। उसी तरह रावी नदी को जो है पारुष्णी नदी के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से जानते थे? रावी को पारुष्णी नदी के नाम से रावी को जानते थे। और व्यास नदी को जो है विपाशा नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। व्यास नदी को विपाशा, ये झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पारुष्णी और व्यास को विपाशा नदी के नाम से जानते थे। और ये सारी नदी का नाम किसका है? ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। तो हम एक प्रश्न में सभी प्रश्न बताते चलते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों से बीच शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमसे पहले अगर आप कमेंट करके उत्तर बता पाएंगे तो बताइए ज़रूर कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है वह जियाटो को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिका का अर्थात ये है कि राज्य की जो विधान सभाएँ हैं, 28 राज्य हैं भारत में, तो इन 28 राज्यों में जो विधान सभाएँ हैं, जब बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य की विधान सभाएँ हैं, तो उनमें उन विधान पालिकाओं में उच्च सदन कौन सी है? तो विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है वह विधान परिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विधान परिषद के नाम से जानते हैं। उनके जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निचला सदन होता है उसको विधान सभा के नाम से जानते हैं। और विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनको MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। शॉर्ट में हम लोग इनको विधायक कहते हैं, विधायक जी।
और इनको कहते हैं विधान परिषद जी। तो यहाँ पर जो बात है राज्य की विधान पालिकाओं का उच्च सदन वो विधान परिषद है। और यह विधान परिषद जो है यह भारत के केवल 6-7 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। बाकी अन्य सभी राज्यों में केवल जो है विधानसभा है, एक निम्न सदन है वही है। और ये इसका जो प्रावधान है भारत में विधान परिषद का, यह अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद जो है को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन कर सकती है। राज्य में विधान परिषद के सृजन का अधिकार किसको है? संसद को है, जो कि अनुच्छेद 169 के तहत यह बात है कि संसद चाहे तो राज्य के ऊपरी सदन विधान परिषद का जो है वह गठन कर सकती है। बिहार राज्य में जो है दोनों सदन हैं। बिहार में जो निचला सदन है विधानसभा, उसके सदस्यों की संख्या है 243। याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और राज्य की जो विधान परिषद है बिहार के, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है यहाँ 75। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायपालिका की जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का जो श्रेय है वो शक्ति है, वो कुल मिलाकर शक्ति संपूर्ण रूप से भारत के संसद के पास है। संसद जो है उस पर उनके अनुच्छेद 124 के तहत जो है संसद अनुच्छेद 124 के तहत ये विधेयक ला करके और वो विधेयक को पारित करा करके उसके संसद जो है वहाँ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो ये पूरा जो काम शक्ति है यह संसद को प्राप्त है। और संसद के 3 अंग है, उसी 3 अंग में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के तीनों अंग में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। पंचायती राज संस्था जो 3 स्तर की सरकार है, केंद्र, राज्य और तीसरी जो पंचायत स्तर की सरकार है, तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज संस्था के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती है? भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, न्यायिक पुनरीक्षण है, या फिर निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन है और ग्रामीण विद्युतीकरण है। तो यहाँ पर भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो कार्यक्रम किया जाएगा उसका क्रियान्वयन, और ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्तर पर जो बिजलीकरण कहिए, यह तीनों पंचायत के काम हैं। लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण करना ये पंचायती राज संस्था का काम नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह न्यायपालिका का काम होता है। अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? 3 प्रकार से जो है भारत में ये बनाया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करने का कार्य करती है, कानून पर अमल कराने का कार्य करती है, और अगर कोई उस पर अमल नहीं करता है तो फिर उसे सज़ा दिलाने के लिए न्यायपालिका तक पहुंचाने का कार्य करती है कार्यपालिका। और ये तीनों अंग मिला करके जो है सिस्टम को चलाते हैं, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और तीनों में जो है जैसे अगर विधायिका कानून बनाती है तो वो विधायिका पर यानी विधान पालिका के सदस्यों पर भी लागू होता है, और अगर वो गलती करेगा तो उसे कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके न्यायपालिका पहुँचाएगा। और उसी प्रकार अगर न्यायपालिका का कोई सदस्य यानी कोई जज जो है अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भी कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके फिर न्यायपालिका ही पहुंचाएगा। न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है, कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का है, और कानून को लागू करने, कराने और अमल करने का काम वो कार्यपालिका का है। तो याद रखिएगा। और ये कार्यपालिका जो कार्य करती है वो विधानपालिका के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जिसमें कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका के सदस्य के अंतर्गत काम करते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करने का काम कौन है? विधानपालिका का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देते हैं। और इनकी जो व्यवस्था है यह अनुच्छेद 165 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 165 के तहत है। 165 के तहत जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होंगे, जिनको एडवोकेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है। और वो राज्य महाअधिवक्ता जो है कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की मांग जो है मौलिक अधिकार के तहत नहीं है, ना ही मौलिक कर्तव्य के तहत है। क्योंकि मौलिक अधिकार 6 है, आपको याद होगा, और मौलिक कर्तव्य भी 11 है, जो कि आपको याद ही होगा। तो इन दोनों के तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं की गई है। अब है चुनाव आयोग अधिनियम, चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं की गई है। बात की गई है किनके अंतर्गत? तो बात किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के अंतर्गत यह बात किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जिसमें अनुच्छेद 40 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 कितना? अनुच्छेद 40 जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात करता है। अर्थात पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा है 14वां कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन की बात है वो कौन सा चाहिए? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है एक साधारण बहुमत से किसी राज्य की जो है क्षेत्रफल को बढ़ाने घटाने या नए राज्य को बनाने के लिए जो है कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यानी यह जिक्र कहाँ है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 कहाँ है? भाग 20 में, और अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 368 में, भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक अपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 से बाहर है। इस व्यवस्था में निम्न शामिल है। इसमें कौन कौन से शामिल है? तो राज्य का प्रवेश या गठन, नए राज्य का निर्माण और उसकी क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है, और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उस राज्य विधान परिषद की समाप्ति। किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति करना, ये भी संसद का काम है। नए राज्य का निर्माण करना या उसके सीमा को बढ़ाना घटाना, या नए राज्य का जो है ये नामों में कोई परिवर्तन करना, ये सारा काम जो है किसका है? यह साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। और यह किस अधिकार के तहत कर सकती है? तो यह अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चलते हैं ताकि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर जो भारत में बनी हुई पंचायत समिति है यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह सलाहकार निकाय या समिति नहीं है, न ही यह कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है। यह काम किसका है? यह समन्वय स्थापित करने का काम करता है। किसके बीच? प्रखंड और ये पंचायत और जिला प्रशासन के बीच जो है यह एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। कौन? ब्लॉक स्तर पर जो बनी हुई पंचायत समिति होती है इसका काम क्या है? पंचायत का जिला प्रशासन से एक समन्वय स्थापित करके पंचायत के जो है विकास की ओर कार्य करने का लिए यह स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह माउंट किलिमंजारो है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
माउंट किलीमंजारो यानी किलीमंजारो जो पहाड़ है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? किलीमंजारो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। किलीमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है? जी हाँ, बाल्कन राज्य में शामिल कौन नहीं है? तो बाल्कन राज्य में शामिल जो है रोमानिया है, बुल्गारिया है और सर्बिया है। ये तीनों बाल्कन राज्य में सम्मिलित थे। इटली बाल्कन राज्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बाल्कन राज्य में और कौन कौन से देश है आप याद रख सकते हैं। सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, उसके बाद जो है स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, रोमानिया है और अल्बानिया है। ये सारे देश जो है बाल्कन राज्य में शामिल हैं, लेकिन इटली बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है। सवाल अगला है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के शैल को क्या कहते हैं? तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाए, द्रवित मैग्मा क्या हो जाए? ठंडा होकर के ठोस हो जाए, तो इस प्रकार जो चट्टान बनता है उसे आग्नेय शेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि इसको आग्नेय शेल कहेंगे। और आग्नेय शेल जो है यह प्राथमिक शेल के नाम से यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से भी आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। आग्नेय शेल भी दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी आग्नेय शेल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शेल। याद रखिएगा, एक अंतर्भेदी आग्नेय शेल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शेल। अगला सवाल है कि मौसम के संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल के किस परत में होती है? जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या है कि मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं जैसे वर्षा है, कोहरा है एवं ओलावृष्टि है, यह वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं जो है यह क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है यह पृथ्वी तल से लगभग 13 किलोमीटर तक ऊंची होती है और मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। प्रेयरी घास का मैदान किससे संबंधित है? तो प्रेयरी घास का मैदान जो है यह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। यानी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये जो है समतल, मंद, ढलान एवं पहाड़ी वाले प्रदेश है जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक पाए जाते हैं। तो प्रेयरी घास मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में जो मृदाएं हैं उसमें जो लाल मृदा है, काली मृदा है, लैटेराइट है, जलोढ़ है, इसमें से जो सबसे अधिक उपजाऊ और सर्वाधिक उपजाऊ और व्यापक जो मृदा है वह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जलोढ़ दो तरह का होता है, नवीन जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं और एक पुराना जलोढ़ होता है जिसको बांगड़ कहते हैं। नया जलोढ़ को खादर और जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगड़ के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रृंखला के बीच सिंधु नदी अवस्थित है? जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला में किन दो श्रृंखला के बीच जो है हिमालय नदी स्थित है? तो सिंधु नदी स्थित है। तो हिमालय श्रृंखला में जो दो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की जो दो श्रृंखला है, लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच से जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जो सवाल आए हैं हमारे वह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपको पहले ही कहे हैं कि हम इस सेट में जो है आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हम इसकी जो है आपको गारंटी लेते हैं। सवाल आ गया है हमारे स्क्रीन पर कि मानव पाचन तंत्र से पित्त का स्राव कहाँ से होता है। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि मानव पाचन तंत्र में
पित्त का स्राव यानी पित्त कहाँ से निकलता है, तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त का स्राव है यह यकृत से होता है, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है और जिसका पीएच मान जो होता है पित्त का वो 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ऊपर का जो तीनों है, टेस्टोस्टेरोन है, विरिस्न है और फिर जो शुक्रवाहिका है, ये तीनों पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय जो है यह ओवरी जिसको इंग्लिश में कहेंगे, यह महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय किसका हिस्सा है? मादा प्रजनन प्रणाली कहिए या महिला प्रजनन प्रणाली कहिए, उसका हिस्सा है। प्रत्येक मादा में जो है या प्रत्येक महिला में एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है, यानी तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? जी हाँ, एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका अधिक लगभग जो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और जो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। कौन सी तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है। और सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका है वह सियाटिक है। क्या नाम है? सियाटिक है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है भार? 0.6 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है? ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज का प्रॉब्लम आएगा? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह होगा? तो रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वहाँ से डायबिटीज शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा कि इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाएगा और इंसुलिन के जो अति स्त्रावन है उससे क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा और इंसुलिन को नियंत्रित रखना आवश्यक हो जाता है। सवाल अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज सबसे पहले वीजमैन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? एफ्ला नामक विष जो है यह जीवाणु विषाणु कवक, तो एफ्ला नामक विष जो है यह कवक से बनता है। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। और कवक से जो होने वाले रोग हैं एथलीट फुट है, खाज है, गंजापन है, दाद है, ये सभी कवक से होते हैं। और गेहूं का जो किट्टू रोग है, आलू का अंगमारी रोग, ये सारे जो है कवक यानी फंगस से होते हैं और इसके उपचार के लिए जो है फंगीसाइड दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? इनमें से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो शॉर्ट नेम दिया गया है LTH यानी लैक्टोजीन हार्मोन। लैक्टोजीन हार्मोन जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं, जो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए हम चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।